बचपन भी क्या वक्त था जब मन एकदम मासूम और लाइफ बहुत ही सिंपल हुआ करती थी। लेकिन बड़े होने के बाद अगर हम अपने बचपन के मनोरंजन के साधनों पर गौर करें तो पाएंगे कि उनमें बहुत सी व्यस्क या एडल्ट थीम्स भी छिपी हुई थी। बल्कि कुछ क्लासिक्स तो बड़ों वाला लॉजिक लगाने पर काफी भयानक लगते हैं। पेश है इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर देने वाली कुछ ऐसी थ्योरीज जो आपके बचपन की यादों की मासूमियत उड़ा देंगी। नंबर 10, एलियन टेररिस्ट। 1982 में रिलीज होने वाली फिल्म एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अपनी तरह की पहली फिल्म थी। स्टीवन स्पीलबर्ग की क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड से डरी दुनिया के लिए जंक फूड खाने वाले, खिलौने खेलने वाले और कभी कभी डांस करने वाले एलियन को देखना काफी राहत भरा एहसास था। लेकिन रेडिएटर वर्ल्ड फ्रोजन का कहना है कि ईटी हमारी समझ से कहीं ज्यादा भयानक और खतरनाक है। ये थ्योरी मिस्टर स्पीलबर्ग की कहानियों में ईटी के वॉर ऑफ द वर्ल्ड तक के सफर पे केंद्रित है, जिसमें एलियंस पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से को तबाह कर देते हैं। वर्ल्ड फ्रोजन का कहना है कि ट्राइपॉड्स के फुर्तीले और दक्ष एक्शन के क्रेडिट कुछ हद तक दशकों पहले आने वाले एक मिलनसार एलियन को जाता है। ईटी को ये चेक करने के लिए भेजा गया था कि क्या इंसान एलियंस के खतरे को भांपने और उससे निपटने में सक्षम है। एक छोटे से बच्चे और साइकिल की मदद से उस एलियन ने साबित कर दिया कि हम इंसान कितने निकम्मे हैं, इस खतरे से खुद की हिफाजत भी नहीं कर पाएंगे। उसने ये संदेश अपनी दुनिया को भेजा और कई सालों के बाद उसके लोग पृथ्वी पर प्रकट हो गए। ये भी मुमकिन है कि हमारे ग्रह की टो लेने के लिए ईटी को जेनेटिक रूप से मॉडिफाई किया गया हो। शायद इसीलिए ईटी थोड़ा सा अलग दिखता है और वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के एलियंस के मुकाबले पृथ्वी के कीटाणु ईटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। नंबर 9, आर्थर इवॉल्व्स। उम्दा धुन और उत्साहित करने वाली थीम सॉन्ग्स और प्यारे मजेदार कैरेक्टर्स की कास्ट वाला आर्थर भी क्या करप्ट हो सकता है। अपने 22वें सीजन में प्रवेश कर चुका ये शो फ्रेंडली आर्ट वर्क, खरगोश, कुत्तों और बिंकी जैसे कैरेक्टर्स की मदद से बच्चों की जिंदगी से जुड़े कुछ जरूरी सबक सिखाता है। लेकिन इंटरनेट पर प्रचलित एक थ्योरी का कहना है कि ये शो मनुष्य के डरावने इवोल्यूशनरी भविष्य को दिखाता है। क्या आपने कभी और किया है कि आर्थर के पास एक पालतू कुत्ता है और ये भी कि उसके कई दोस्त भी खुद कुत्ते ही हैं, या ये कि इस शो में अलग अलग प्रजातियों का एक भी कपल नहीं है। ये भी और करने वाली बात है कि शो में दूसरी प्रजातियों के मुकाबले खरगोशों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसकी वजह है इवोल्यूशनरी व्यवस्था। इस थ्योरी के हिसाब से शो का हर जानवर दुनिया की वर्तमान प्रजातियों के सुदूर भविष्य का विकसित रूप है। बौद्धिक क्षमता में विकास होने के बावजूद शो के प्राणी आज भी मौजूदा जानवरों के कुछ रूल्स का पालन करते हैं। शो में खरगोशों की तादाद ज्यादा है क्योंकि असल दुनिया में भी खरगोश बहुत ज्यादा प्रजनन करते हैं। जानवरों की अलग अलग प्रजातियां आपस में प्रजनन नहीं कर सकती, इसलिए शो में अलग अलग प्रजातियों के जानवरों का जोड़ा नहीं दिखाया गया है। कुत्तों जैसी कुछ प्रजातियों को तो तबकों में भी बांट दिया गया है। एक इंसान किसी दूसरे इंसान को गुलाम बनाए तो बुरी बात है, लेकिन कुत्तों द्वारा दूसरे कुत्तों को गुलाम बनाने की चर्चा कभी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे इंसानों के साथ उनकी ये फिक्रें भी मर गई हैं और या तो इंसानों ने खुद अपना ही खात्मा कर लिया है या जानवरों ने उनको मार दिया है। नंबर 8, परमाणु धमाके से धरती का खात्मा। 1987 में कार्टून आइकॉन एलरॉय जेटसन ने फ्लिंटस्टोन्स के घर बेडरॉक में लैंड करने वाली एक टाइम मशीन बनाई। लेकिन अगर कहा जाए कि वो मशीन समय में पीछे कहीं गई नहीं है, तो अगर जेटसन्स ने भविष्य में तबाह हो चुकी धरती पे लैंड कर दिया हो तो द जेटसन्स और द फ्लिंटस्टोन्स दोनों को ही 1960 के दशक में बनाया गया था और उस वक्त धरती पे परमाणु संकट एक जीती जागती संभावना थी। सो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों शो परमाणु प्रलय के बाद दुनिया को दिखाई देते हो। इस कार्टून यूनिवर्स में जेटसन्स बादलों के ऊपर बसे एक शहर में रहते हैं जो जाहिर है किसी भी तरह के परमाणु धमाके के प्रभाव से सुरक्षित होगा। वहीं बंजर धरती पर जिंदा बचे लोग अजीब जानवरों के उपयोग से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पत्थर और मिट्टी जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से परमाणु धमाके से पहले जैसी सभ्यता बचाने की कोशिश करते हैं। गौर करिएगा कि उनके पास टीवी, वैक्यूम क्लीनर, पैसे और यहाँ तक कि क्रिसमस भी है। वो सारी चीजें जो कि 1960 के दशक में किसी परिवार के पास हुआ करती थी। फर्क बस इतना है कि अब कंज्यूमर गुड्स को धरती पे उपलब्ध बची खुची चीजों से ही बनाना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि यीशु के जन्म से हजारों साल पहले क्रिसमस कहाँ से आ गई भाई। यानी एलरॉय ने अपनी फैमिली को टाइम ट्रेवल करवाने की बात कह के उन्हें महज परमाणु धमाके से बंजर हुई धरती पे पहुंचा दिया। नंबर 7, कोयोटे गया नरक में। पूरे रेगिस्तान में शिकार के ढेरों ऑप्शंस होने के बावजूद कोयोटे हमेशा एक खास रोड रनर के पीछे क्यों पड़ा रहता है? जवाब हमेशा से आपकी आंखों के सामने था। कोयोटे हेल या नरक में ये थ्योरी ग्रीक पौराणिक कथा के एक चरित्र टेंटेलस की कहानी पर आधारित है, जिसे देवताओं के खिलाफ अपराध करने के जुर्म में नरक की गहराइयों में फेंक दिया गया था। टेंटेलस जैसे ही पानी पीने की कोशिश करता है, उसके इर्द गिर्द मौजूद तालाब तत्काल सूख जाते हैं। जैसे ही वो लटकते हुए फलों को तोड़ने की कोशिश करता है, पेड़ की डालें और ऊंची हो जाती हैं, है ना? बार बार नाकामी हाथ लगने का ये किस्सा जाना पहचाना सा। कोयोटे का जुर्म जो भी हो, इतना तो तय है कि ऊपर वाला उसे किसी बात की सजा जरूर दे रहा है, वरना असल जिंदगी में रोड रनर से दोगुनी रफ्तार से भागने वाला और मनचाहा शिकार पकड़ने का बूता रखने वाला कोयोटे भला सिर्फ एक चिड़िया के इतनी एनर्जी और टाइम को बर्बाद क्यों करता? यानी ये नैतिकता का एक प्राचीन किस्सा है, बस फर, पंखों और एक्मे प्रोडक्ट से लिपटा हुआ। नंबर 6, करेज द रेगुलर डॉग। करेज द कॉवर्डली डॉग तो वैसे भी इतना डरावना शो है, उस पे फैंस की डरावनी थ्योरीज भी जोड़ दी जाए तो फिर क्या ही कहना। दूर बियाबान में भूत, पिशाच,
एलियंस और राक्षसों से घिरे एक डरपोक कुत्ते की कहानी ने ना जाने कितने बचपनों को छुआ है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि करिश का किस्सा आपकी उम्मीद से ज्यादा सच है, तो अगर वो किसी आम घर में आम जिंदगी जी रहा हो लेकिन दुनिया को डरी हुई निगाह से देखता हो सकता है करिश को दिखाई देने वाले भूत पोस्टमैन या वैक्यूम क्लीनर जैसी रोजमर्रा की चीजें। पर एक बात सोचकर तो और भी ज्यादा डर लगता है, शायद ये शो बताने की कोशिश करता हो कि जब हमारा कुत्ता कभी दीवार या घुप अंधेरे की तरफ देखकर अचानक से भौंकने लगता है तो उसे असल में क्या दिख रहा होता है। ये भी हो सकता है कि करिश को दिखाई देने वाली डरावनी चीजें जिन्हें इंसान नहीं देख पाते उतना ही सच हो जितना कि मैं और आप। नंबर 5, ग्रैंपा जो से दूर ही रहना। 1971 की विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री में हमने देखा कि दुर्लभ गोल्डन टिकट जीतने के बाद जब चार्ली को विली वोंका की जादुई चॉकलेट फैक्ट्री में जाने का मौका मिला तो वो कितना खुश था। लेकिन इस मजेदार कहानी के पीछे छिपा हुआ है फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा ठप ग्रैंपा। ये बेवकूफ आराम से बेड पे रहता है और उसके परिवार को खाने में सिर्फ गर्म पानी नसीब होता है। जब इसे चार्ली के गोल्डन टिकट के बारे में पता चला, ऐसा नाच मचाया कि फ्रेड एस्टेयर भी शर्मा जाए। इतना ही नहीं, वो बड़ी ही विकृत मानसिकता वाला आदमी है। इधर हमारा ध्यान वोंका की फैक्ट्री की तरफ था, उधर ये जनाब फैक्ट्री में टहल टहल के मिसेस स्टीव के साथ छिड़खानी करने में व्यस्त थे। ग्रैंपा जो इतना गंदा आदमी है कि लोगों को इसके बारे में सचेत कराने के लिए अलग से वेबसाइट बनानी पड़ी। उम्मीद है कि आप आज कुछ अच्छा काम करेंगे और इस पावन कार्य में हाथ बटाने के लिए थोड़ा बहुत चंदा जरूर देंगे। नंबर 4, स्मफर्स की असलियत। उनका रंग नीला और कद 3 सेब ऊंचा है और वे बड़े से मशरूम में रहते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन स्मफर्स आखिर हैं क्या? कम्युनिस्ट क्लैन के सदस्य या नारी विरोधी दलाल? वे सभी सफेद रंग के हुड पहनते हैं सिवाय पापा स्मर्फ के, ठीक जैसे ट्रिपल के हाई रैंकिंग मेंबर्स पहनते हैं। शुरुआत के एपिसोड में स्मर्फ को अपनी कम्युनिटी के बीमार सदस्यों को क्वारंटीन करते दिखाया गया था। बीमारी के लक्षण: मंदबुद्धि, उग्र स्वभाव और काली चमड़ी। इंटरनेट पर थ्योरी बांटने वालों के लिए स्मर्फ को क्लैन का मिनी नीला वर्जन घोषित करने के लिए इतना सबूत काफी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अभाव और उनके लीडर की कार्ल मार्क्स जैसी दाढ़ी से कम इतना तो तय है कि स्मर्फ कम्युनिस्ट मूल्यों का समर्थन करते हैं। और स्मर्फेट का क्या, उसे दुष्ट गार्गामेल ने एक जासूस के तौर पे तैयार किया था, लेकिन पापा स्मर्फ ने उसे अपनाया और उसे गोरा और फेमिनिन बनाकर असली स्मर्फ में तब्दील कर दिया। कहीं पापा स्मर्फ कोई नारी विरोधी दलाल तो नहीं जो उसे अपने नीले चेलों की झुंड की इच्छाएं पूरा करने का जुगाड़ कर रहा है? कुछ लोगों का मानना है कि स्मर्फ से जुड़ी ऐसी सैकड़ों थ्योरीज हैं और उनमें से एक भी उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं कहती। नंबर 3, रगरेट्स थ्योरी। एमी अवार्ड जीतने वाला रगरेट्स अपने चरम पे बहुत ही लोकप्रिय था, लेकिन इंटरनेट के डार्क माइंड्स की माने तो इसकी सभी शातिर चालों और बच्चों वाली बातचीत के पीछे एक विचित्र कैरेक्टर का दिमाग है। ये थ्योरी कहती है कि इस शो के बच्चे असली नहीं बल्कि एंजेलिका की आघातग्रस्त सोच की उपज मात्र है। असल में ये उन बच्चों पर आधारित है जो अपने दुखद अंत की वजह से हमारे बीच में नहीं है। कहते हैं चकी अपनी माँ के साथ जन्म के वक्त ही मर गया था, इसलिए एंजेलिका उसे अपनी माँ की यादों से जोड़ती है। टॉमी मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए उसके होने वाले पिता स्टू पर एक ऐसे बच्चे के लिए खिलौने बनाने का जुनून सवार करता है जो कभी उन्हें खेल नहीं सकेगा। फिल और लिल की माँ ने प्रेगनेंसी के आखिरी दौर में गर्भपात करवाया था, इसलिए एंजेलिका को बच्चे का लिंग नहीं पता चल पाया। सो उसके दिमाग ने दोनों को ही पैदा कर दिया। मौत को इतने करीब से देखने से उस बेचारी बच्ची के दिमाग पे गहरा असर हुआ है और उसके उग्र और स्वार्थी जीवन की वजह असल में लोगों को खो देने का डर है। शुक्र है कि रगरेट्स की क्रिएटर आर्लीन क्लास्की ने आगे आकर इस थ्योरी का खंडन किया, लेकिन सच कहूं तो इस थ्योरी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 2, डिज्नी के डंकी का सच। इंटरनेट की जनता एक अच्छा खासा हिस्सा श्रेक की आज तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों की श्रेणी में रखता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो फिल्म वाकई मजेदार थी। लेकिन श्रेक के चलने फिरने और बात करने वाले चतुर चमचे का किस्सा कोई मजाक नहीं है। डंकी की शुरुआत होती है बच्चों की एक दूसरी पसंदीदा कहानी पिनोचियो से, जो कि थोड़ा बहुत डरावना भी था। भले ही आपने इस याद को दबा दिया हो, लेकिन डिज्नी क्लासिक के प्लेजर आइलैंड पर पिनोचियो के दोस्तों का बहुत ही भयावह अंत हुआ था। वो बदमाश लड़के जुआ खेलते थे, दारू पीते थे, गाली गलौज करते थे और जबरदस्ती गधों में तब्दील कर दिया गया था। जो पूरी तरह से गधा बन गए थे उन्हें गुलामों की तरह बेच दिया गया था और जो अभी भी बात कर सकते थे उन्हें गुफा में डाल दिया गया था। इस बात की प्रबल संभावना है कि श्रेक या डंकी भी उन्हीं लड़कों में से एक है। उसे इंसानों की दुनिया के तौर तरीकों की काफी समझ है और प्लेजर आइलैंड पर बिल्कुल इसी तरह के बंदे पहुंचते हैं। हो सकता है डंकी ने गधा बनने के बाद गूंगे होने का नाटक किया, जिसकी वजह से उसे बंधुआ मजदूरी करने के लिए बेच दिया गया हो। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसे सीधे बाजार ले जाया गया। श्रेक में भी वो पहली बार बाजार में दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं, डंकी पिनोचियो के एकदम ठीक बात प्राप्त होता है। क्या ये महज एक संयोग है? मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ भाई। क्या आपका बचपन ये सब सुनने के बाद भी बर्बाद नहीं हुआ? अब ये सुनिए, कड़वा सच तो ये है कि आपके बचपन के ज्यादातर पसंदीदा कैरेक्टर्स असल में खिलौने थे और वो शोज और फिल्में उन खिलौनों के लंबे चौड़े प्रचार से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। बच्चों की फिल्में पुरानी यादों को ताजा जरूर करती हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस उन खिलौनों की बिक्री बढ़ाने पर रहता है, क्योंकि मार्केटिंग के ज्यादातर लोग जानते हैं कि बच्चे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होते हैं। और हाँ, अलादीन याद है? वो अब ऐसा दिखता है। अब लग रहा है कि आप बड़े हो गए। साफ है कि अलादीन ने नीले विल स्मिथ और घटिया सीक्वल्स के अलावा बहुत सी गलतियां की हैं। नंबर 1, बॉम, बाइबिल और बिकिनी बॉटम। बिकिनी बॉटम में स्पंज बॉब स्क्वायर पेंट्स की
भागा दौड़ी 1999 से ही यादगार कैरेक्टर्स और हंसी की भरपूर खुराक की मदद से हमारी जिंदगी को मजेदार बनाती आई है। पर क्या आपने कभी जरा रुककर बिकिनी बॉटम की लोकेशन और उसके बाशिंदों पर गौर किया है? इस थ्योरी का कहना है कि समुद्र की तली पर इंसानों जैसी रचना वाले अजीबोगरीब जानवरों के रहने की वजह एक न्यूक्लियर धमाके की वजह से होने वाला जेनेटिक म्यूटेशन, जैसा कि शो के नाम और ओपनिंग सॉन्ग से साफ पता चलता है। बिकिनी बॉटम असल दुनिया में रेडियो एक्टिव बिकिनी एटोल के ठीक नीचे समुद्र तल पर स्थित है। मार्शल आइलैंड में स्थित इस जगह पर 20वीं शताब्दी के मध्य में सचमुच कई न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। इनफैक्ट दुनिया के सबसे मशहूर म्यूटेंट गॉडजिला का काल्पनिक जन्मस्थान भी यही जगह है। उस वक्त वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी इतनी ज्यादा थी कि सभी स्थानीय लोगों को बाहर निकालना पड़ा और आज भी वहाँ जाना सेफ नहीं माना जाता। लगता है स्पॉन्ज बॉब और उसके साथियों को किसी ने इस खतरे से खबरदार नहीं किया था। लेकिन ये म्यूटेंट सिर्फ न्यूक्लियर वॉर के खतरों की चेतावनी नहीं देते, बल्कि बाइबल के 7 डेडली सिंस या 7 सबसे खतरनाक गुनाहों की तरफ भी इशारा करते हैं। निर्माताओं ने माना है कि शो के मेन कैरेक्टर लालच, वासना, लोलुपा या भुलक्कड़पन, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या की ओर संकेत करते हैं। इस थ्योरी को दिमाग में रख के देखने से शो का पूरा अनुभव ही बदल जाएगा। खैर जो भी हो, बस उस क्रैबी पेटीज की रेसिपी मिल जाए तो फिर मजा आ जाए, है ना। इन थ्योरीज को सुनने के बाद कुछ लोग नाराज हो सकते हैं या उन्हें बुरे सपने आ सकते हैं या शायद जिंदगी के मायनों पर लंबी चौड़ी बहस छिड़ जाए, लेकिन याद रहे कि इसी को तो बड़ा होना कहते हैं। मैं इन सारी थ्योरीज को रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा नहीं होना भाई। उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह होंगे। इनमें से किस थ्योरी ने आपके बचपन की यादों को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।